जी नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेंद्र यादव हेल्टन स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने MPPSC 2026 की 26 अप्रैल परीक्षा को ध्यान में रखकर एक सीरीज चालू की है, जिसमें मैं MP पॉलिटी की टॉपिक पढ़ा रहा हूं, जिसमें आज का अपना टॉपिक है मध्य प्रदेश में सुशासन। ये नया टॉपिक जुड़ा हुआ है, 24वें सिलेबस में जुड़ा है। इससे अपन देखेंगे कि इसको हमने तैयार किया है इकोनॉमिक सर्वे को लेकर, जिसमें बहुत सारा डाटा दिया गया है, अपडेटेड है। इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन इसमें ये बनता है कि सुशासन क्या होता है। सुशासन का अच्छा अर्थ होता है कि जो सुव्यवस्थित शासन हो, जिसमें सभी क्षेत्रों में प्रभावी या समावेशिता शामिल हो। जैसे परिभाषा, देश या राज्य द्वारा प्रभावी और कुशल प्रबंधन होना। मतलब प्रशासन को लेके जो सुव्यवस्थित प्रशासन होगा, नैतिक होगा, दक्षतापूर्ण होगा, और वही सुशासन होगा। इसमें प्रथम स्तंभ है। जैसे स्तंभ में क्या होती है? पारदर्शिता होती है, जवाबदेहिता होती है, विधि का शासन होता है और जन भागीदारी होती है। मतलब सुशासन तब कहलाएगा जब इसमें पहली प्राथमिकता जन भागीदारी हो, दूसरी पारदर्शिता होना चाहिए, और तीसरी क्या होनी चाहिए? इसमें जवाबदेहिता होनी चाहिए। ठीक है। और एक विधि का शासन, मतलब शासन क्या होना चाहिए? अपना संविधान, अपना देश क्या है, संविधान के अनुरूप चलता है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए सुशासन में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि भाई विधि के अनुरूप होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे लक्ष्य क्या होता है? नागरिक केंद्रित प्रशासन। मतलब प्रशासन होता है ना, वो क्या करता है कि नागरिकों को सेवा प्रदान करता है। तो इसमें ये कहा गया है कि जितनी सुलभता से, जितनी समयबद्धता से, जितनी वरीयता से, जितनी दक्षता से हम नागरिकों को सेवाएं प्रदान करेंगे, वही सुशासन हो जाएगा। जैसे नागरिक केंद्रित प्रशासन। आगे विकसित MP@2047। देखो ये क्या है? ये अब की बार इकोनॉमिक सर्वे हुआ है ना, उसमें इसका विवरण किया गया है, विकसित MP@2047। क्योंकि अपने माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि भारत को जिस तरीके से विकसित किया जा रहा है, उसमें MP को भी विकसित करना है, जिसमें MP 550 मिलियन डॉलर की वो क्या देगा? योगदान देगा। ठीक है, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया गया है पहले। ठीक है। और SDG संरेखण, मतलब सुशासन को SDG में भी शामिल किया है। अब अपन से पूछ ले कि भाई सुशासन अपने सिलेबस में है, सुशासन अपने सिलेबस में है, तो इसमें ये सुशासन SDG में कहाँ पे? SDG में किस SDG में शामिल किया गया? मतलब सतत विकास लक्ष्य, कौन से सतत विकास लक्ष्य में सुशासन को शामिल किया गया है? तो इसमें है 16वां SDG। कौन सा? 16वां SDG होगा। तो 16वें में क्या है? शांति, सशक्त, समृद्ध राज्य टाइप से लिखा हुआ है उसमें। ठीक है, ये लिख लेना कौन से 16वें SDG में शामिल है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसमें थोड़े फैक्ट और देखते हैं अपन। कुछ फैक्ट अलग से जोड़ते चलेंगे अपन, मैं लिख के लाया हूँ उनको, तो इस PPT में शामिल नहीं किया गया है। जैसे इसका सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि सुशासन, भाई सुशासन अपन ने समझ लिया कि जो सुव्यवस्थित, नागरिक केंद्रित और समावेशी दक्षतापूर्ण शासन होगा, वही सुशासन होगा। और इसका अब जैसे दिवस कब है? दिवस, अब दिवस होता है 25 दिसंबर। 25 दिसंबर 25 दिसंबर क्या है? इसका सुशासन दिवस है। और ये किसके उपलक्ष्य मनाए जाते हैं? यहाँ पे किसकी जन्म हुआ था? श्री अपने प्रधानमंत्री थे जो ग्वालियर में जन्मे हुए थे, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती पे ये मनाया जाता है। ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मना रहे हैं, 2025 के सुशासन दिवस की थीम क्या थी? तो उसकी थीम क्या थी? उसकी थीम थी जन विश्वास से राष्ट्र विकास। मैं बोल रहा हूँ, नोट करके लाया हूँ मैं। जन विश्वास से राष्ट्र विकास। क्योंकि सुशासन तभी हुआ जब जनता अपन में विश्वास करेगी। क्यों? जन विश्वास से राष्ट्र विकास। और अपने जो लोकतंत्र है अपने यहाँ पे भारत में, तो उसका भी मतलब ये कि जहाँ पे जनता का विश्वास होगा, वही शासन प्रणाली में भागीदारी करेगा। ठीक है, जन विश्वास से राष्ट्र विकास। इसमें इम्पोर्टेंट है 25 दिसंबर प्रशासन दिवस मनाया गया है। कब? अभी वर्तमान में मनाया गया है, मतलब 25 वाले का। उसका क्या है?
थीम क्या थी, जन विश्वास से राष्ट्र विकास। और जो पहली बार जैसे पूछ लेता है, योग दिवस पूछा था पीएससी ने कि पहली बार योग दिवस कब मनाया था, तो ये पूछ लेते हैं कि पहली बार कब मनाया, तो 2014 में पहली बार मनाया गया था कब, सुशासन दिवस। ठीक है, ये फैक्ट याद रखना। आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, अब जैसे इसमें दी है सुशासन की विशेषताएं। देखो, पहली भागीदारी, मतलब जन भागीदारी होना चाहिए। दूसरी जवाबदेहिता, कि कोई भी अधिकारी कोई काम कर रहा है तो वो अपने अपने काम के प्रति जवाबदेही होनी चाहिए। और पारदर्शिता में, यानी कि इसकी अभी सख्त जरूरत है। अभी खासकर एग्जाम जो चल रहे हैं, एग्जाम होते हैं ना, प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं, उसमें एक खास जरूरत है इसकी। इसको शासन प्रशासन इस पर ध्यान देना चाहिए अभी। तो पारदर्शिता होनी चाहिए, मतलब खुलापन होना चाहिए। कौन, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे, कैसे कर रहे हो, तो उसका पारदर्शिता होना चाहिए। दूसरा, आगे उत्तरदायी, अपने कार्य के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। कि भाई जैसे मान लो कि हम ऑफिस में बैठे हैं, ऑफिस में कितनी 50 फाइल आई हैं, तो 50 फाइल है ना, तो उनमें से कितनी फाइल, मान लो एक फाइल, 50 फाइल पूरी मतलब पास कर दी गई है, तो उनके उत्तरदायी हम हैं। और 50 में से एक फाइल अपने पास नहीं कर पाए जिस किसी भी वजह से, तो उसके भी उत्तरदायी हम हैं। मतलब प्लस और माइनस दोनों को उत्तरदायी होना चाहिए काम के प्रति। उत्तरदायी होगा तो जिम्मेदारी बढ़ेगी, जिम्मेदारी बढ़ेगी तो जवाबदेहीता बढ़ेगी, और फिर प्रशासन की स्थापना होगी। और न्याय संगत समावेशी, मतलब इसका मतलब ये है कि न्याय संगत, न्याय का होता है बिना भेदभाव की वस्तुनिष्ठ रूप से होने वाला ही न्याय होता है। जैसे समावेशी, समावेशी मतलब समान रूप से अपनाना। समावेशी मतलब ये है कि बिना भेदभाव, बिना विवाद, या बिना मतलब क्या बोलते हैं, बिना द्वेष घृणा के सभी को समान रूप से न्यायगत रूप से भागीदारी होना चाहिए। कहाँ पे, प्रशासन के कार्यों में, या कोई विकास के कार्यों में, परियोजना के कार्यों में। ठीक है, मतलब लोक कल्याण में, एक शब्द है तो लोक कल्याण में समावेशी न्याय संगत रूप से शामिल होना चाहिए। जन भागीदारी यहाँ पे अपन लिखा था। सर्वसम्मति उन्मुख होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए किसी एक की चल रही हो, कि किसी एक को फायदा दिलाने के लिए शासन करने हो, नहीं, सबकी सम्मति सर्वसम्मति से होना चाहिए और सबके कल्याण के लिए होना चाहिए। ठीक है, प्रभावी और कुशल होना चाहिए, मतलब प्रशासन ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें भाषा शैली, या मान लीजिए कोई सोचने समझने की, या कोई जैसे मान लो तकनीकी रूप से कोई है, तकनीकी रूप से दक्ष नहीं हो, उसको दक्ष तकनीकी रूप में शामिल कर दें, तो वो भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो जिसकी विशेषता रखता है उसमें वही व्यक्ति इसमें शामिल होना चाहिए। और कानून का शासन, सबसे बड़ा कि कानून से बढ़कर कोई नहीं। ये सब ठीक है, ये सब कुछ होना चाहिए इसमें, लेकिन सबसे बड़ा कानून से बढ़कर कोई नहीं। कानून के अधीन ही आपको काम करना पड़ेगा, और वही कीजिए आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखिए लोक सेवा गारंटी अधिनियम, लेकिन एक चीज अपन देखते हैं कि सुशासन लाते क्यों हैं। सुशासन सुशासन से होगा क्या। जैसे एक क्वेश्चन ही पूछा था, कांस्टेबल था, हाँ कांस्टेबल था पेपर, उसमें पूछा था, क्योंकि अब की बार एमपीएसआई और कांस्टेबल के में कोटेशन आए थे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में कोटेशन आए थे। तो इसमें क्यों सुशासन के अनुप्रयोग में क्या हुआ कि भाई सुशासन हुआ तो समयबद्ध रूप से काम होगा। समयबद्ध रूप से काम होगा। ठीक है, दूसरा देरी, हाँ जी समयबद्ध रूप से काम होगा। दूसरा होगा तो जनता का विश्वास शामिल होगा इसमें। क्या होगा, जनता का विश्वास शामिल होगा। ठीक है, मतलब वो एक क्वेश्चन ये कह सकते हैं, जनता का विश्वास या भागीदारी, भागीदारी इसमें शामिल होगी। ठीक है, तीसरा नंबर विवाद कम होंगे, विवाद कम होंगे। ठीक है, अगर प्रशासन सही हुआ तो आपस में विवाद कम होंगे और जनता से विवाद कम होंगे। ठीक है, चौथा कि भाई जो राजस्व संग्रह है ना, संग्रह की दक्षता बढ़ेगी, दक्षता क्षमता बढ़ेगी, क्षमता बढ़ेगी। अब यहाँ पे दक्षता शब्द आया है, तो इस दक्षता शब्द का मतलब ये होता है, क्षमता अलग होती है। क्षमता ये होती है कि मान लीजिए कि मैं दिन भर में क्या करता हूँ कि, सॉरी एक सेकंड, मान लीजिए कि मैं दिन भर में
एक टंकी में एक टंकी पानी भर सकता हूँ, ठीक है। और ये मेरी क्या होगी, क्षमता है, मतलब एक दिन भर में एक टंकी पानी भर सकता हूँ, ये मेरी क्षमता है। और दक्षता क्या है कि मैं कम से कम समय में कितना काम कर सकता हूँ, यानी कि ऐसे सोच लेते हैं कि 1 मिनट में कितना काम कर सकता हूँ, या 1 मिनट में मैं कितनी टंकी भर दूँगा, वो मेरी दक्षता रहेगी, ठीक है। ऐसा ये होती है इसमें, प्रशासन कितने जल्द से जल्द कितने न्यूनतम समय में कैसे काम करेगा वो यहाँ पे रहती है। इसलिए सुशासन में जब पढ़ोगे आप कहीं से भी, जैसे आर्थिक सर्वेक्षण में सुशासन का टॉपिक है उसको पढ़ोगे, तो वहाँ क्षमता कम दक्षता पे ध्यान दिया गया है। किस पे, दक्षता पे। तो दक्षता इंपॉर्टेंट है, मतलब देख लेना दक्षता का मतलब बताए, ऐसा ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट ही पूछ ली जाएगी, ठीक है। और एक इससे क्या हुआ अपने पास 5वें नंबर से, जो अपन विकसित एट द रेट विकसित मध्य प्रदेश एट द रेट 2047 कि लक्ष्य की पूर्ति होगी। जब सुशासन होगा तभी तो लक्ष्य की पूर्ति होगी। और छठवा हो जाएगा कि SDG, ये 2030 तक अपन को पूरा करना है, वो लक्ष्य प्राप्त होगा, लक्ष्य प्राप्ति हो जाएगी। कब तक, 2030 तक होगी अपनी, ठीक है। और कुछ बचा है इसमें, हाँ एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि नैतिकता, नैतिक और नैतिकता, नैतिकता का विकास हुआ यार भाई, भ्रष्टाचार कम हो जाएगा, लाल लालफिताशाही कम हो जाएगी, देरीती कम हो जाएगी, और जैसे ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, कर्मठता से काम होगा तो नैतिकता वहाँ पे बढ़ेगी अपनी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब इसमें ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि भाई अगर सुशासन की बात हो रही है खासकर MP को लेकर, तो लोक सेवा गारंटी अधिनियम का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है इसमें। ये वास्तव में बहुत अच्छा काम किया था अपने शिवराज सिंह जी ने। इन कुछ कामों के लिए उनको हमेशा याद किया जाएगा, उनमें से एक काम ये है, सबसे पहला काम। तो उनमें से देखते हैं अपन इसमें आगे क्या होता है। इसमें देखिए, ये अधिनियम है बस 2010 में लाए गए थे, ठीक है। और लाने वाला MP देश का पहला राज्य है, ठीक है। लाने वाला MP देश का पहला राज्य है। तो इसमें पहला क्वेश्चन बनता है कि लागू कब हुआ है, लागू कब हुआ है। ये लागू हुआ था 25 सितंबर 2010 को, ठीक है। 25 सितंबर 2010 को हुआ था। और लोक सेवा गारंटी दिवस अपन कब मनाते हैं, दिवस कब मनाते हैं, 25 सितंबर को मनाते हैं, ठीक है। 25 सितंबर को मनाते हैं अपन, ठीक है। अब इसमें देखो अपन दो चीजें देखते हैं, पहले अभी या वर्तमान लगा लो यहाँ पे, वर्तमान में सेवाएं कैसी क्या थी। देखो पहले कितने विभाग शामिल थे, विभाग, ठीक है। पहले विभाग थे 16, ठीक है। 16 विभाग इसमें पहले शामिल थे, पहले विभाग 16 थे। और अभी कितने, मतलब सॉरी, हाँ अभी कितने हैं, 30 से अधिक हैं, 30 से अधिक विभाग शामिल हैं इसमें, ठीक है। दूसरा, सेवाएं कितनी शामिल थी, सेवाएं देखो जो वर्तमान का डेटा है वो इकोनॉमिक सर्वे से उठाया गया है, ठीक है। तो उसमें अभी वर्तमान में पहले सेवाएं कितनी थी, 52 सेवाएं थी। और अभी वर्तमान में कितनी है, 755 या 734 सेवाएं हैं, जैसे 735, कितनी, 735 सेवाएं शामिल हैं, ठीक है। अब इसमें एक बात आती है, और अभी एक जैसे ये हो गया 700 सेवाएं शामिल हैं, ये अपना डाटा याद रखना है अपन को, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कभी पूछ लेता है कि पहले कब है, कितनी शामिल थी, ठीक है। अब एक और चीज़ क्या आती है इसमें, आगे देखो, एक और चीज़ आती है इसमें, क्या है इसमें, ठीक है। एक आती है राज्य लोक सेवा अधिकरण, ठीक है। इसकी डाटा अपन यहाँ पे लिख देते हैं एक अलग से स्लाइड बना के। पहला, राज्य लोक सेवा अधिकरण, ये कब बना, 2010 में बना है। कब बना,
2010 सॉरी 2013 में बना है, 2013 में। ये क्या करता है, इसके कार्यों पर निगरानी करता है, मूल्यांकन करता है और नवाचार को बढ़ावा देता है। ठीक है, आगे दूसरे नंबर पर क्या हो जाएगा कि अभी वर्तमान में कितने लोक सेवा केंद्र हैं, तो वर्तमान में है 444 लोक सेवा केंद्र। ये नवीन डाटा है ना वर्तमान वाला, वो इकोनॉमिक सर्वे से है। ठीक है, लोक सेवा केंद्र एमपी में हैं, इतने एमपी में हैं। ठीक है, तीसरा देखो भाई, तीसरा इसमें क्या है कि दंड का प्रावधान किया गया है। क्या किया गया, दंड का प्रावधान। दंड से पहले अपन एक चीज पढ़ते हैं कि शामिल कौन कौन सी सेवा हैं। शामिल कुछ जैसे नॉर्मल सेवाएं शामिल हैं इसमें, जैसे कि मान लीजिए आय प्रमाण पत्र इसमें बनवा सकते हैं। ठीक है, जाति, ठीक है, जाति के बाद और क्या होता है कि खसरा खसौनी होते हैं ना, उनके लिए एक टाइम दिया है कि भाई कितने दिन में क्या करना है। ठीक है, जो तहसील में जो कुछ अधिकतर काम होते हैं ना लगभग, तो वो इसमें शामिल हो चुके हैं। ठीक है, नागरिक केंद्रित काम होते हैं। ठीक है, जैसे शिकायत निवारण भी इसमें आने लगा आजकल थोड़ा है, ये शामिल है। जो 735 है ना अपने पास, उसमें ये शामिल है। ठीक है, और ये शामिल किस किस में, देखो किसके द्वारा संचालन किया जाते हैं इन सेवाओं का। ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल है ना, जो पीएससी ने पूछ लिया है 2012 में। ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल 2012 में स्टार्ट किया था, पीएससी ने 2024 में पूछा है। ठीक है, 2024 में ये पूछा गया है। ठीक है, और एक है अपना सीएम जन सेवा। देखो शामिल इसमें है, लेकिन अभी क्या हो रहा है सीएम जन सेवा में, सीएम जन सेवा में क्या काम हो रहा है कि जो है जाति, खसरा खतौनी, आय, मूल्यवासी हो गया, मूल स्थायी प्रमाण पत्र हो गया, तो ये इस पे बनना है। 181 फ़ोन लगाओ, अपन जो फ़ोन लगाते हैं वो इसके तहत लगाते हैं। और ये कब से चालू की है अपने लिए, 2021 में चालू की है। कब, 2021 में। और ये शिवराज सिंह ने चालू की है, शिवराज सिंह जी ने। ठीक है, तो इसके तहत एक चीज़ और है कि ये व्हाट्सएप पे शामिल हो जाती हैं, मतलब व्हाट्सएप पे सुविधा देती है। ठीक है, अब अपन क्या बात कर रहे थे, दंड का। दंड का प्रावधान भी है इसमें। देखो भाई, कोई कानून बनता है ना, भय बहन होत न प्रीत, जैसे रामन जी में है ना, जब श्री राम जी वहाँ पे थे, समुद्र के सामने उससे विनती कर रहे थे कि हमको रास्ता दे दीजिए, हमको लंका जाना है, तो समुद्र ने रास्ता नहीं दिया था। तो श्री राम जी वहाँ पे बोलते हैं कि भय बहन प्रीत नहीं होती है, भय भी होना चाहिए तभी प्रीति होती है। तो उनने बाण चलाया था, उठा लिया था, पर समुद्र जी प्रकट हुए थे। वो आप रामायण जी में देख लीजिए, तो बस यहाँ पे भी लागू होती है वो अपने लिए बात। कोई सा भी कानून बनेगा उसमें दंड का प्रावधान होना चाहिए, और होता भी है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अगर जैसे इससे पहले, हाँ, अगर तुम्हारे लिए तय समय सीमा में अगर तुम्हारा काम नहीं हुआ, तो उसका दोषी कौन, जो अधिकारी होगा ना, तो उस पर दंड लगेगा। कैसा कि 250 रुपये डेली, 250 रुपये डेली लगेंगे, और अधिकतम कितने, 5,000 तक लग जाएंगे, 5,000 रुपये। ठीक है, कितने, 5,000 रुपये, ये इसमें शामिल है। ठीक है, अब इसमें क्या है, थोड़ी सीमा है। जैसे आय आप एक दिन में बनवा सकते हो। ठीक है, मूल्यवासी भी एक दिन में बनवा सकते हो। जाति प्रमाण पत्र है ना, इसका देखो अभी 7 दिन था, लेकिन हाँ 7 दिन था इसका। अब इसका देख लेना थोड़ी, जो सीएम जन सेवा आई है, ये मैं भूल गया देखना, उसमें 3 दिन तो नहीं हो गया, नहीं 7 दिन तो कन्फर्म है इसका। इसको आप देख लेना, 3 दिन नहीं हो गया हो अभी। ठीक है, ये देखना है आपको, ये आपको देखना है। ठीक है, ये शामिल है। अब आगे बढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान रखना आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। एक चीज़ और है इसमें, देखो एक चीज़ और है, इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि पहला राज्य लोक सेवा गारंटी अधिनियम करने वाला, सुशासन की तरफ विशेष कदम है, क्रांतिकारी कदम है। तो इसके लिए संयुक्त राष्ट्र का एक पुरस्कार था, संयुक्त लोक सेवा
लोक सेवा पुरस्कार, पुरस्कार इसको मिला है, कब मिला है? 2012 में मिला है। देखो मतलब इतना अच्छी चीज़ थी ये, इतना अच्छी तरीके से इसको बनाया गया था नियम को कि भाई इससे जनता का विकास हुआ, समयबद्ध रूप से होगा और जल्दी होगा, अपने तो जनता को परेशानी नहीं होगी, जन भागीदारी बढ़ेगी इसमें और सुशासन की स्थापना होगी। तो उसकी जैसे अभी इंदौर है ना, इंदौर सफाई में आगे बढ़ा था, तो उसके लिए वैश्विक रूप से पहचान होती है कि भाई इंदौर स्वच्छ शहर है भारत का। उसी तरीके से जो पहल थी ना इम्पोर्टेंट, वो ये थी लोक सेवा गारंटी अधिनियम। तो उसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या किया था? संयुक्त लोक सेवा पुरस्कार 2012 में दिया गया था इसको। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको याद कर लेना आप। अब अपन आगे बढ़ते हैं, एक मिनट इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा। देखो इसमें 181 नहीं है, 735 है, 735, हाँ 735 सेवाएं इसमें शामिल हैं। ये करंट अफेयर्स में दिया है, आप देख लेना, 735 शामिल है। करंट अफेयर्स के पेज हैं जैसे 449 के समथिंग ये है, वहाँ पे देख लेना आप। ये डिस्ट्रिक्ट पोर्टल है, इसकी साइट है www.mp-districtgovernment.in। 505 सेवाएं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हैं। ये डिस्ट्रिक्ट सेवा में ये पीएससी ने पूछ लिया है, ये कब से स्टार्ट हुआ था? 2012 से स्टार्ट हुआ था ये। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है अच्छे से। आगे बढ़ते हैं कि व्हाट्सएप पे भी सेवा देने लगा, जैसे आय मूल्यवासी होती है, एक दिन में बनती है, व्हाट्सएप पे सेवाएं अधिकतर इसमें शामिल है। तो वो 75 सेवाएं शामिल हैं। कितनी? 75 सेवाएं। तो इसमें 75 सेवाएं शामिल हैं। एक सेकंड, हाँ 75 सेवाएं इसमें शामिल हैं। अब सूचना माध्यम एसएमएस प्लस व्हाट्सएप द्वारा स्थिति की सूचना, मतलब माध्यम क्या है? व्हाट्सएप भी है, एसएमएस के द्वारा भी कर सकते हो, कॉल के द्वारा भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे एसपीएस एमपी समाधान पोर्टल इम्पोर्टेंट है। 63 प्रकरण निराकृत जनवरी 2026। मतलब इनका मतलब ये कि 63 प्रकरण हैं वो अभी तक मतलब इनको सॉल्व कर दिया गया है, जो बड़े बड़े थे। जनवरी 2026 तक का ये डाटा है। ठीक है, इसमें अपन को क्या याद करना है? ये डिस्ट्रिक्ट समाधान पोर्टल और अधिनियम कब? 2010 का है। लागू कब हुआ था? 25 सितंबर 2010 को। वर्तमान में कितनी क्या सेवा है? दंड का प्रावधान क्या है? और लोक सेवा अधिकरण कब बना था? 2013 को बना था। ठीक है, 2010 को वो लागू हुआ था। आगे बढ़ते हैं जी, शामिल हैं कितनी? 735, एक दिन में बना सकते हैं। दंड का प्रावधान इतना है और इसको संयुक्त राष्ट्र संघ का पुरस्कार मिला है। व्हाट्सएप पे 75 सेवाएं शामिल हैं। ठीक है, 121 जन सेवा जो 2021 से चालू हुई है, तो उस पर भी अपन बनवा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट बनवा सकते हैं और जी है। ठीक है, 444 केंद्र अभी एमपी में हैं। आगे बढ़ते हैं, देखो सूचकांक, ये सूचकांक वगैरह है ना, ये अपन ने कहाँ से किए हैं? ये चीज़ें अपन को आर्थिक सर्वेक्षण में मिलेंगी। और देखो आर्थिक सर्वेक्षण ऐसा है कि अगर पीएससी ने क्वेश्चन गलत बनाया तो अपन उसका रेफरेंस दे सकते हैं, और पीएससी आर्थिक सर्वेक्षण को ही मानेगी। जैसे कि एक क्वेश्चन था 2021 या 22 में था, पीएससी ने पूछा था कोयलाम, तो उसमें पूछा था सकल उत्पादन में या सकल भंडार, हाँ सकल उत्पादन में मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो उसमें अपने एमपी में क्या लिखा था? 3rd स्थान लिखा था, और उसमें भारत के में क्या लिखा था? 4th स्थान लिखा था। तो उसमें एमपी का माना गया था 3rd, हमने 4th लगाया था, इसमें 3rd माना गया था। तो एमपी इकोनॉमिक सर्वे इतना इम्पोर्टेंट है अपने लिए। ठीक है, सुशासन सूचकांक गुड गवर्नेंस इंडेक्स, ये 2021 का है, 25 दिसंबर को वो लागू के मतलब प्रकाशित हुआ था। और इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? ग्रुप बी प्रथम, मतलब इसमें ए बी सी कुछ ग्रुप हैं, तो ग्रुप बी में प्रथम स्थान किसका है? एमपी का, 10,58 संकेत है। इसमें इम्पोर्टेंट अपन को याद ही करना है कि इसमें ग्रुप बी में प्रथम स्थान है। ठीक है, ये 2 पॉइंट अपन को याद करना है, इससे ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ना है अपन को। पहला ये क्या है और दूसरा किस मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है। स्कॉच रैंकिंग ये है ना, तो 2023 में कौन सा स्थान था? 10वां। और यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि भाई हम सुशासन तो बना रहे हैं, बहुत मतलब घोषणा भी कर रहे हैं कि हमने ये काम कर दिया वो काम कर दिया, लेकिन अब 2024 का जो है ना, इसके स्कॉच रैंक है ना, तो उसमें 15वां स्थान हुआ है 10 से, मतलब आप 5 पायदान गिरावट हो चुकी है आपने। तो भाई असली चेहरा तो आपका यहाँ पे दिख रहा है और ये इम्पोर्टेंट है अपने लिए। अपन क्या सोचेंगे कि भाई
अभी जो 2024 का एक वो आया था सुशासन इंडेक्स, नहीं 2024 का एक आया था अलग से, कुछ और है, तो उसमें एमपी प्रथम स्थान पर रहा था। तो अपन सोचेंगे यार अभी अगर स्कोच रैंकिंग आ गई तो क्या लगाना चाहिए उसमें, तो अपन लगाएंगे पहला, लेकिन वो पहला नहीं है, उसमें 15वां है, और वो भी गिरावट के साथ। अब उसने ये भी पूछ लिया ना कि बढ़ी या घटी, तो अपन बोलेंगे कि भाई तुम 5 नंबर पीछे हो, पहले तुम 10 पे थे 15 पे हो, ठीक है। एसडीजी इंडेक्स में मध्य प्रदेश का स्थान क्या है, फ्रंट रनर है, 67वां है स्कोर इसका। तो यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है पिछली बार की तुलना से, क्योंकि पिछले 58 था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि गुड गवर्नेंस इंडेक्स जारी कौन करता है जी, PYQ है अपना, ठीक है। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन विभाग भारत सरकार करता है, ठीक है। और एमपी सुशासन और विकास रिपोर्ट 2022, देखो अपने मामा जी ने दिमाग लगाया कि भाई सुशासन को हम बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन उसको मापन भी तो करना चाहिए। तो कुछ लोगों ने बोला होगा कि भाई भारत भी मापन करता है, भारत की संस्थाएं वो मापन करनी है, तो मामा जी बोलते हैं नहीं, मैं खुद से मापन करवाऊंगा, मेरा एमपी है तो वो उसमें एक संस्था होना चाहिए जो अपने सुशासन का मूल्यांकन करे और बढ़ावा दे। सही बात है, खुद का मूल्यांकन अपन खुद कर सकते हैं दूसरे की अपेक्षा, क्योंकि अपन से अच्छा अपने को कोई नहीं जानता। तो इसमें क्या है, 4 अप्रैल 2022, 4 अप्रैल 2022 ये प्रकाशित हुआ था पहला मध्य प्रदेश का सुशासन विकास रिपोर्ट थी 2022 में, 4 अप्रैल को हुई थी। और ये PYQ है, ये पूछ ली गई है, और ये PSC के अदर एग्जाम है उसमें पूछी है, ठीक है। इंडिया हैबिट सेंटर नई दिल्ली, ये इंडिया हैबिट सेंटर नई दिल्ली में प्रकाशित हुई थी, और इसको बनाया किसने था, अटल सूचना प्रौद्योगिकी विभाग है ना, उसने बनाया था, जो आगे देंगे संस्थाओं में वहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, समग्र रैंक 15 के बावजूद क्षेत्रवार प्रदर्शन उत्कृष्ट, देखिए आप 10 से 15 पे बढ़ गए, मतलब 5 गिरावट आई है आप में, ठीक है ना। फिर भी आपने कुछ अच्छा किया, वो देख लेते हैं किस में अच्छा किया। वन फॉरेस्ट में आप एक नंबर 1 पे हो राष्ट्रीय स्तर पे, तो ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वन में हमारे पास वन भी सर्वाधिक है। लेकिन अब की बार जो वन रिपोर्ट आएगी ना, जैसे 2 साल में आती है ना, तो वो आएगी ना 25 वाली, अभी आई नहीं है, वो आएगी, तो उसमें हमारे पास वन में गिरावट भी हुई, तुम देखना, क्योंकि अब की बार बहुत ज़्यादा पेड़ों की कटाई हुई है मध्य प्रदेश में, करंट में मुद्दे भी रहे, आंदोलन भी रहे, आप देखना। तो कौशल विकास में सेकंड रहे, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अब क्या कर रही है एमपी सरकार, खुद के कौशल विकास विकसित करो और खुद का रोजगार बढ़ावा दो, क्योंकि ये एग्ज़ाम में ले भी नहीं रहे, ले रहे हैं तो गड़बड़ी हो रही है, और गड़बड़ी के अलावा पोस्ट भी कम हो रही हैं। तो वो बोल रहे हैं भाई खुद को कौशल को बढ़ावा दो और खुद का रोजगार स्टार्ट करो, ठीक है। महिला एवं बाल विकास में सेकंड, महिलाएं वो होती हैं वहाँ पे, वो यार इम्पोर्टेंट हो ही जाता है। राजस्व की कोई ज़रूरत नहीं, इसकी भी कोई नहीं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अपने मोहन जी हैं, उन्होंने 2025 को उद्योग वर्ष घोषित किया है, इसलिए ये उनको देखना पड़ेगा कि भाई ये जो डूइंग बिजनेस है, बिजनेस करने के लिए हम एमपी में आएंगे तो आपका स्थान कितना है, कितनी कौन मतलब 10 में से आप कितनी सुविधाएं दे सकते हो, तो हम 4 नंबर तक की सुविधाएं दे सकते हैं, ठीक है। वो तो स्थान है। और पाँचवा था, मतलब 2023 में 5वां था, इसमें सुधार हुआ है। कमी आपकी किस में हुई है, स्कोच रैंकिंग में, और सुधार किस में हुआ है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब उसके सब भाग हैं उसमें सुधार हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब इनकी योजनाएं हैं, देखो कुछ इनको बढ़ाने के लिए कुछ योजनाएं चालू की हैं सुशासन के लिए, तो अपन 1 बाई 1 पढ़ लेते हैं। तो 2000 में जनवरी 2000 में ज्ञान दूत परियोजना चालू की गई थी, एक PYQ के MPPSC ने पूछा है, और किस लिए की गई थी, ग्रामीणों को इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए, अधोसंरचना का विकास करने के लिए, ठीक है, जिससे ग्रामीण परिवेश जुड़े, शासन प्रशासन से और शहरों से कनेक्टिविटी बढ़े, तो उसमें ग्रामीण इंटरनेट सेवा के लिए की गई। तो ये कहाँ से की गई थी, धार से, देखो ये धार एक, और जनवरी 2000 ये पूछ ली गई है। आगे बढ़ते हैं, 2000 में एक काम और हुआ था, परख, वो क्या हुआ था, ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं का मूल्यांकन करना, कि भाई आप जो सुविधाएं गाँव में दे रहे हो इंटरनेट से संबंधित है, या फिर जैसे स्वास्थ्य हो, ऊर्जा हो, एनर्जी हो, मतलब विद्युत हो, तो उसमें क्या क्या कमी रह रही, क्या तुम अच्छा कर रहे हो, उसका मूल्यांकन करने के लिए परख कार्यक्रम चालू किया गया था।
2010 में लोक सेवा गारंटी अधिनियम जो अपन पहले पढ़ के आ रहे हैं, देश का पहला राज्य, ठीक है। आगे 2012 जो मैंने आपसे बोला था कि ये पूछ लिया गया है, MPPSC 2024, ठीक है। आगे ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल, कौन सा है, ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल, ये पूछ रहा है। तो 548 सेवाएं ऑनलाइन है जनवरी 2023 तक, लेकिन अपन ने अभी पढ़ी थी, इसमें कितनी थी, ये डाटा पुराना डाला हुआ है यहाँ पे, 505 सेवाएं हैं, और यहाँ पे कितना बता रहा है, 548 नहीं, अभी 505 ही है, 48 नहीं, क्योंकि जी आर्थिक सर्वेक्षण में दिया गया है, तो अपन को आर्थिक सर्वेक्षण मानना पड़ेगा। 2013 में क्या हुआ, राज्य लोक सेवा अधिकरण स्थापना हुई थी, अपन पढ़ चुके हैं। 31 जुलाई 2014 को क्या हुआ था, CM हेल्पलाइन स्टार्ट हुई थी, जिस 7 प्रमुख सेवाएं उपलब्ध हैं इसमें। अब भाई इसमें बोलते हैं हम अच्छे से कर रहे हैं, कमियां सब में होती हैं, लेकिन ये अच्छा काम है, इससे जो शासन में अधिकारी होते हैं उनमें भय बना रहता है कि भाई CM हेल्पलाइन पर अगर हमारी शिकायत अधिक बार हो गई ना, तो हमको लाइन अटैच कर दिया जाएगा, ठीक है। तो 181, अब 181 पे 3-4 फैक्ट हो जाते हैं कि CM हेल्पलाइन भी 181 है, महिला हेल्पलाइन भी 181 है, और जन सेवा केंद्र भी 181 है। तो नंबर एक है, सेवाएं अलग अलग, वो आपसे बात करेंगे, पूछ लेंगे कि आप किस सेवा के लिए आपने कॉल किया है, किसके लिए नहीं किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 25 मार्च 2015 प्रगति पोर्टल, ये क्या है, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, मतलब जो काम कर रहे हैं ना उसको अच्छे से करने के लिए, तत्कालिक रूप से करने के लिए एक प्रगति पोर्टल बनाया गया है। तो 1 जनवरी 2015, नवंबर 2015 को अगला क्या है, डायल 100, ये अब की बार इम्पोर्टेंट हो जाती है, ये अब की बार इम्पोर्टेंट है अपने लिए। क्यों इम्पोर्टेंट है, कि भाई ये बंद कर दी गई है, अगस्त 2025 से बंद कर दी गई है, ठीक है। अब ऐसी कौन सी ज़रूरत थी जो इसको बंद कर दी गई है, तो इसमें एक ही फैक्ट हो सकता है कि भाई बदल दो, थोड़ा नया लगेगा कि हाँ नया चीज़ है, लेकिन इसमें एक कमी भी हो जाती है कि अब अभी अधिकतर लोग हमारे यहाँ साक्षर नहीं है, अभी अभी पुलिस से उनका थोड़ा डर कम हो रहा था। अब फिर दोबारा अब वो सोच रहे थे कि नहीं अब कुछ होगा तो हम पुलिस को बुला लेंगे, जल्दी बुला लेंगे, हमको पता है कि 100 नंबर लगाना है। अब उनको 100 रट गया था, और यहाँ पे अब क्या कर दिया, 112 कर दिया, जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। 112 कर दिया, तो भाई अब कोई है 100 नंबर लगाएगा, तो 100 नंबर में तुमने कोई और सुविधा दे दी, और पहले से पुलिस थी और पढ़ा लिखा वो है नहीं, जिस तरह से उसने लगाया होगा नंबर, अब उसको सेवा नहीं मिलेगी, तो ये भटकाव हो जाता है। ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है, बंद नहीं करनी थी, अगर नंबर चेंज करने से हो भी क्या जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये कब लागू हुई थी, स्टार्ट हुई थी 1 नवंबर 2015 को। आगे देखो जनवरी 2018, 18 जनवरी है ये, ठीक है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम चालू किया गया था, ठीक है, कहाँ, PMG ने, ठीक है। अब इसके फैक्ट इंपॉर्टेंट है अपने लिए। इसमें अपन पहला कि देश में कितने जिलों में, 126 जिलों में ये आकांक्षी जिला कार्यक्रम चालू किया गया था। एक क्या है आकांक्षी जिला कार्यक्रम में, क्या होता है कि कुछ जिले चुन लिए जाते हैं, उस जिलों में जो अपनी मतलब जो आधारभूत संरचना होती है ना, और जो बुनियादी आवश्यकताएं होती हैं उनको ध्यान में रख कर, जैसे परिवहन हुआ, स्वास्थ्य हुआ, जल हुआ, शिक्षा हुई, उनको विकास को लेकर ध्यान दिया जाता है कि इनका विकास करना है। तो भारत में कितने हैं, 126 हैं, कितने, 126। और MP में कितने हैं, ये इम्पोर्टेंट है, MP में कितने हैं, 8 हैं। और ये पूछ लिया है, ये PYQ है अपना, पूछ लिया है कब स्टार्ट हुआ, 2018 को हुआ है, ठीक है, आकांक्षी जिला, ठीक है। एक कुछ जैसे अपन नाम लिखते हैं, गुना, ठीक है, बड़वानी, खंडवा, ठीक है, और नाम क्या है अपन देख के बताते हैं, क्योंकि गलती नहीं होना चाहिए। हाँ सॉरी, इसमें हाँ खंडवा है, सही है, खंडवा है, राजगढ़ है, राजगढ़ है इसमें, और क्या है नाम, राजगढ़, दमोह, छतरपुर, दमोह,
छतरपुर। 1 2 3 4 5 6 7। अब एक कौन सा बच गया? एक बचा है अपने लिए सिंगरौली। सिंगरौली मुझे लग रहा है अभी एक और बचा हुआ। 1 2 3 4 5 6 7। हाँ एक और बचा है, कौन सा? विदिशा। देखिए विदिशा, यहाँ लिख देती है विदिशा। विदिशा देखो, इनको याद कैसे करें अपन कुछ छतरपुर विदिशा से? देखो गुना, दो तो ऐसे याद हो जाएंगे। गुना सिंधिया जी फेमस, उनका क्षेत्र। विदिशा मामा जी फेमस, उनका क्षेत्र। सिंगरौली राज्य की राजधानी वो क्षेत्र होना चाहिए। बड़वानी जो अभी कृषि कैबिनेट यहाँ पे हुई है, बड़वानी खंडवा जो निर्माण के आ गए। राजगढ़ दमोह मालवा के हुए। ठीक है, कुछ याद कर लेना, रटना ही पड़ेगा इनका, कोई ट्रिक वगैरह नहीं है इस पर। ठीक है, छतरपुर कौन से 8 जिले हैं? गुना, बड़वानी, खंडवा, राजगढ़, सिंगरौली, दमोह, छतरपुर, विदिशा है इसमें। ठीक है, यह है विदिशा। ये 8 जिले बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद कर लेना अच्छे से, मतलब इनको घोंट लेना आप अच्छे से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फरवरी 2018 में समाधान एक दिवस कार्यक्रम चालू किया गया था। ठीक है, ये ध्यान रखना कि जितनी परेशानी है वो आप बताएंगे कहाँ पे, अपने अपने ज़िले में कलेक्टेड बता सकते हैं और तहसील स्तर पे बता दोगे आप। ठीक है, 8 मार्च 2020 को क्या हुआ था? महिला हेल्पलाइन, वो कितनी है? 181 नंबर है इसका भी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है हुआ अपने लिए, क्योंकि डेट पूछेंगे, वो फैक्चुअल क्वेश्चन है, इनमें डेट ही डेट याद करना और थोड़ा नंबर याद कर लेना कि इतना है। 11 जनवरी 2021 को क्या हुआ? सीएम जनसेवा, जिसमें अपन ने बोला था कि इसमें मतलब आय जाति प्रमाण पत्र जो सेवाएं हैं वो शामिल की जाती हैं। उसमें कितनी सेवाएं शामिल हैं जो अपन पढ़ चुके हैं? कितनी सेवाएं शामिल हैं इसमें? सर ये डिस्ट्रिक्ट में पढ़े हैं, ये अपन ने नहीं पढ़ा है, मतलब ओवरऑल इसमें हो जाती हैं। पढ़ा है क्या? नहीं सॉरी, इसमें नहीं पढ़ा अपन ने। मतलब जितनी 181 में शामिल है ना, वो सेवाएं यहाँ से पूर्ति की जाती हैं जो इससे संबंधित हों, लोक कल्याण से संबंधित हों। लोक कल्याण गारंटी अधिनियम है ना, उससे लोक गारंटी अधिनियम। अब आगे बढ़ते हैं। 1 जून 2000, आप एक बार देख लेना इसमें कितनी शामिल है, मैं भूल गया देखना, मुझे लगा कि मैंने पढ़ा दिया आपको। 1 जून 2022 साहिबा तहसील। ठीक है, साहिबा तहसील ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चालू की गई थी, कहाँ पे? सीहोर और दतिया में। ठीक है, अब दिमाग में एक आता है, मेरे में तो आता है, शायद तुम्हारे में ना आता हो, कि भाई पायलट प्रोजेक्ट जब चालू होता है ना, अधिकतर धार इंदौर साइड के क्षेत्र लिए जाते हैं अधिकतर, ये ऐसे इन कामों के लिए। तो इनमें थोड़ा देख लेना है, सीहोर दतिया हैं इनके पायलट प्रोजेक्ट। ठीक है, और अब पूरे देश में साहिबा तहसीलें हो चुकी हैं कितनी? 55 साहिबा तहसीलें हो चुकी हैं। कब से? 29 फरवरी 2024 से। ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना आप। 10 फरवरी 2023 दिव्यांग हेल्पलाइन। दिव्यांग हेल्पलाइन में क्यों चालू की गई? कि भाई जो दिव्यांगों को समस्या होगी उनके निराकरण के लिए, कि आपको जैसे पेंशन नहीं मिल रही या जो भत्ता हो, जो अधिनियम है ना दिव्यांग अधिनियम 2016, उसके तहत कुछ जैसे कानून के प्रावधान है, उनको समस्या आ रही है उसमें, तो ये समस्या समाधान के लिए चालू की गई है। समाधान, ठीक। अब आगे 7 जून 2023 को आकांक्षी विकास कार्यक्रम है। ठीक है, देश का पहला राज्य है, इसमें प्रथम स्थान पर है, मतलब लागू करने में पहला राज्य नहीं कि इसने लागू किया हो, ये भी केंद्र सरकार की योजना है। ठीक है, तो 7 जनवरी 2023 को इसमें एक क्वेश्चन बनता है। देखो अपन क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे, एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि जी एमपी में कितने जिलों में लागू है? जैसे विकास खंड जिला सॉरी आकांक्षी जिला कार्यक्रम कितने जिलों में था? 8 जिलों में था। ठीक है, और ये कितने जिलों में? 29 जिलों में। कितने विकास खंडों में? 42 विकास खंडों में, क्योंकि विकास खंड कार्यक्रम है तो विकास खंड कार्यक्रम अपन को याद करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात एक क्वेश्चन इसमें है कि ये श्योपुर जिला है ना,
उसमें तीनों विकास खंड हैं। क्या है? 3 विकास खंड हैं, तीनों विकास खंड उसमें शामिल है। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ओवरऑल जो जैसे जिले हैं ना, तो उनमें से एक दो लेके चल रहे हैं, किसी में एक किसी में 2 लिए हैं, लेकिन यहाँ पे सी पद में क्या है, ओवरऑल ऑल लिए हैं, पूरे लिए हैं। उनके नाम है, देखो पहला तो शिवपुर ही हो जाता है, दूसरा विजयपुर हो जाता है, तीसरा कराहल हो जाता है। ठीक है, ये नाम अपन लिख लेते हैं यहाँ पे, पहला, ठीक है, दूसरा विजयपुर हो जाता है, यहाँ से लिखते हैं अपन, पहला शिवपुर, पहला क्या शिवपुर हो जाता है, दूसरा विजयपुर हो जाता है, विजयपुर हो जाता है, तीसरा कराहल हो जाता है, शिवपुर, विजयपुर। राइटिंग में ध्यान मत देना, राइटिंग थोड़ी यहाँ पे बिगड़ रही है, वैसे भी खराब है, बस बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दे लेना। शिवपुर, विजयपुर और कराहल, कराहल ये अच्छा लिखूंगा, समझ में आए आपको। देखो कराहल, मतलब इसमें एक याद ध्यान रखना कि भाई जो शिवपुर है ना, वो आकांक्षी जिला विकास खंड में शामिल नहीं है, लेकिन सॉरी आकांक्षी जिला कार्यक्रम में शामिल नहीं है, लेकिन आकांक्षी विकास खंड कार्यक्रम में शामिल है। मतलब शिवपुर आकांक्षी विकास खंड कार्यक्रम में शामिल है, आकांक्षी जिला कार्यक्रम में शामिल नहीं है। नहीं, ये आप कंफ्यूज हो जाओ इसमें। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्योंकि जो अपवाद होता है ना, वो अक्सर पूछ लिया जाता है। तो शिवपुर की पूरे तीनों विकास खंड है ना, वो इस कार्यक्रम में शामिल है, जो 7 जनवरी 2023 को स्टार्ट हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके क्रियान्वयन में जिसे अपन बोलते हैं कार्यों करने में एमपी प्रथम स्थान पर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, सुशासन योजना एवं कार्यक्रम, ये भाग 3 है इसमें। ठीक है, इसमें जनवरी 2025 को क्या हुआ था, ई ऑफिस प्रणाली के तहत शासकीय कार्य पूर्णतः डिजिटल रूप से किए जाएंगे। मतलब ऑफिस में पूरे कार्य होंगे ना, जी अभी चर्चा में चल रहा है, जैसे संविदा 2.0 सॉफ्टवेयर है ना, वो भी चर्चा में चल रहा है, क्योंकि उसको राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार है ना, उस पुरस्कार में से स्वर्ण पुरस्कार इसको मिल चुका है। किसको? संपदा 2.0 को, कौन सा? गोल्ड मिल चुका है। ठीक है, इसको। और इसमें क्या है इम्पोर्टेंट, ये करंट में क्या है कि श्रम विभाग है ना, श्रम मंत्रालय मान लो या विभाग, वो लागू करने वाला किसको? ई ऑफिस प्रणाली को पहला बन चुका है, पूर्णतः लागू कर चुका है, मतलब पहला नहीं, पूर्णतः लागू कर चुका है। ये करंट का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन करंट कहाँ से देख के आए हम? ये आए हैं मध्य प्रदेश की जो संदेश मैगजीन आती है ना, वहाँ से। और अधिकतर क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं क्योंकि वो एमपी की है, वो हर मासिक रूप से सरकार देती रहती है वहाँ पे। नेवा 2025 ये पूछ ली गई है। अभी बोल रहा हूँ एमपीपीएससी ने पूछी है, ये कौन सी परीक्षा में पूछी गई है ये पता नहीं है, लेकिन ये पूछ ली गई है। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, मतलब जो विधानसभा में काम होंगे ना, वो डिजिटल रूप से उपस्थित रहेंगे, जो कानून वगैरह होंगे वो भी आपके लिए उपस्थित रहेंगे। कहाँ पे? डिजिटल लाइब्रेरी रूप में। और पूरे मतलब पूरे क्या होगा, डिजिटल रूप से पूरे काम होंगे। कहाँ? किसके? विधानसभा के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2024 में एमपी क्लाउड पॉलिसी चालू की गई है कि भाई क्लाउड पॉलिसी में क्या होता है कि आप जो आपके डाटा है ना, वो आप सेव करोगे और ओवरऑल रूप से एक जगह रहेगा किसी भी विभाग का, तो इसमें शामिल हो जाएगा। सभी सरकारी विभागों की डिजिटल दक्षता में वृद्धि। वही दक्षता, मतलब आप देख रहे हो दक्षता समय मतलब अक्षर है ना, वर्ण है ना, शब्द है ना, वर्ण नहीं है, शब्द है, सॉरी, इसमें क्या है? दक्षता शब्द है। तो शब्द बार बार उपयोग किया जा रहा है क्योंकि शब्द का मतलब है कि कम समय में अधिकतर सेवा देना। 2024-25 में साइबर तहसील अपन पढ़ चुके हैं। ये लाभ पहली बार कब हुई थी पायलट प्रोजेक्ट में? कहाँ पे? सीहोर और दतिया में हुई थी। और अब फरवरी 2024 से स्टार्ट ये अलग हो चुकी है, पूरे एमपी में हो चुकी है 55 जिलों में। अब जून 2022 को ये स्टार्ट हुई थी साइबर तहसील। आगे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे कि 19 से 25 दिसंबर 2025 को
हाँ कि 2025 को सुशासन सप्ताह दिवस मनाया गया है। मतलब आप ये समझ लेना कि 25 दिसंबर को अपन क्या मनाते हैं, सुशासन दिवस। वो 7वां दिन होता है सुशासन सप्ताह का, ठीक है। 19 दिसंबर से 25 दिसंबर तक सुशासन सप्ताह मनाया जाता है जी, हर साल मनाते हैं इसको। और प्रशासन गांव की ओर राष्ट्रव्यापी अभियान, जी अब की बात चालू किया गया, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि प्रशासन गांव की ओर, अब गांव की ओर राष्ट्रव्यापी अभियान मतलब गांव में जो प्रशासन जाएगा उसकी समस्या सुनेगा और उसका समाधान करेगा और जो विकास के लिए आवश्यक है उसको बढ़ावा देगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विजन 2047, भाई अर्थव्यवस्था 225 लाख करोड़ रुपए के लक्ष्य रखा गया है। मतलब प्रशासन इस तरीके से कार्य करेगा, इस तरीके से जो अर्थव्यवस्था बढ़ाने में कार्य करेगा कि 2047 तक कितने लाख करोड़ का अर्थव्यवस्था हो जाए एमपी की, कितने लाख करोड़, 225 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था हो जानी चाहिए। अब की बात विजन एट द रेट एमपी एट द रेट 2047 चल रहा है ना, विजन एमपी एट द रेट 2047, इसमें से क्वेश्चन मिलेंगे क्योंकि जब कोई भी, जैसे आप में से अभी कोई इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहा होगा ना, तो हर उसमें उसके लक्ष्य दिए गए हैं। जैसे जल का पढ़ोगे, खनिज का पढ़ोगे, एनर्जी का पढ़ोगे, तो उनमें लक्ष्य दिए गए हैं कि हमको क्या क्या प्राप्त करना है और कब तक इसको लेके प्राप्त करना है। इसकी रूपरेखा पूरी उन्होंने बना के दे दी है इकोनॉमिक सर्वे में, तो ये इम्पोर्टेंट अपने लिए हो जाएगा। अब इसमें एक बात और, जैसे ऐसा होना नहीं चाहिए कि उसके जैसा ये हो। जैसे एक चला था आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, वो कब चला था, नवंबर 2020, ठीक है, 12 नवंबर 2020 अपने मामा जी ने चलाया था कोरोना काल, कि भाई हम 3 साल में ऐसे हो जाएंगे, 3 साल में ऐसे हो जाएंगे कि हम एमपी की जो ज़रूरत होंगी वो एमपी में पूरी करेंगे। लेकिन ये हुआ नहीं है, ऐसा ये नहीं होना चाहिए। हम आशा करते हैं, हम आशा ही कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये ऐसा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश है ना, उसकी तरीके से काम मत करना। प्रशासन काम करना तो अच्छे से करना कि वास्तव में जो आपने लक्ष्य रखा है वो पहले प्राप्त हो जाए और आगे भी हो जाए तो और बढ़िया है, ठीक है, क्योंकि विकसित एमपी होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजस्व सुधार अभिलेख डिजिटलीकरण, ये भाई 2000, ये क्या है, अलग ही स्लाइड है थोड़ी, ये अलग ही पॉइंट है ये वाला, ये पॉइंट अलग ही है, ये अलग है, ठीक है। इस क्या हुआ था, क्या हो रहा है अभी कि 2012 में जो भूल अभिलेख है, कृषि संबंधित, किसानों संबंधित जो खसरा खस्तोनी है ना, वो दस्तावेज अभी डले थे कहाँ पे, डिजिटल रूप से 2012 में डाले गए थे। अब उनको अपडेट किया जा रहा है, डिजिटल रूप से अपडेट किया जा रहा है अभी। तो उसके लिए पहले क्या थी साइट, भू अभिलेख, भू अभिलेख नाम से साइट थी। राइटिंग यार वास्तव में खराब है, यहाँ पे और खराब आ रही है थोड़ी, बुक में तो ठीक लगती है। अभिलेख, भू अभिलेख, ठीक है, इसी को अपन एस बोल देते हैं, WEBGIS, ठीक है। अब इसका वर्जन चालू कर दिया है नया, मतलब अपडेट करके डिजिटलीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। जो अपन खोलेंगे ना नक्शा, जिस मोबाइल पे देखते थे पहले, वो अभिलेख डालते थे दिख जाती थी, लेकिन अब ये साइट बंद हो चुकी है। अब चालू कौन सी हो जाएगी, ये, और इसका नाम क्या रख दिया नई नवीन साइट का, GIS 2.0, क्या रखा है, GIS 2.0। अब आप ये डालोगे ना तब आप नक्शा वगैरह देख पाओगे, अब इससे नहीं देख पाओगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1998 हल्कों में लागू है अभी ये कोई काम की नहीं है अपने लिए। अब 21 मार्च 2025 तक 96 सुधार कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं, ठीक है। इसमें कुछ अपडेट है, मैं बताता हूँ आपको, 1 मिनट रुकिए। एक सेकंड रुकिए। ये लागू कब की गई, ये इम्पोर्टेंट है अपने लिए, 30
जुलाई 2025। देखिए ये सुशासन वाला टॉपिक है ना जी, फैक्चुअल है, फैक्चुअली पूछेगा इससे, और ज़्यादा कोई समझने वाली चीज़ नहीं है। अगर वैसे समझाने वाली कोई चीज़ पूछेगा ना तो क्या पूछेगा कि इसके अनुप्रयोग क्या है, इस सुधार क्या होगा, तो वो अपने कॉमन सेंस से वहाँ सॉल्व हो जाएंगे। बट इसको रटना पड़ेगा, फैक्चुअल है तो इसको रटना तो पड़ेगा अपन को, ठीक है। 30 जुलाई 2025। अब इसमें क्या है, वेब जीआई, वेब जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक ऐसी तकनीक है जो इंटरनेट के माध्यम से भौगोलिक डेटा को एक्सेस विजुअलाइज और शेयर करने की सुविधा देती है। ये आप पढ़ लेना। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। देखो नक्शा योजना क्या है, क्या है कि नक्शा योजना क्या है, इसको अपन को पढ़ना है। इसमें एक पॉइंट और रह गया कि भाई ये योजना है ना, इसको आप देख लेना, जो पॉइंट में डाटा दिया है वैसे आवश्यकता तो नहीं पड़ेगी, लेकिन ये देख लेना कि कुल औसत कितना है, 94.9%। और ये क्या बता रहा था मैं, पहले चरण में जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है ना, वो कहाँ पे हो रहा है, जबलपुर, मतलब हो गया जबलपुर प्लस जो नर्मदापुरम है ना, होशंगाबाद था, नर्मदापुरम वहाँ से स्टार्ट हुआ था ये, ठीक है, वहाँ से स्टार्ट हुआ है ये, ठीक है। ये 2 पॉइंट याद रख लेना, 2 जिले कभी पूछ लिए तो, थोड़ा ही फैक्ट है इनमें। नक्शा योजना, शहरी भू सर्वेक्षण, मतलब शहरी भू सर्वेक्षण में क्या है कि उस शहर में अधोसंरचना का विकास होगा ना, उसको ध्यान में रखकर कि शहर में बिजली, विद्युत, स्वास्थ्य, शिक्षा का विकास करना है ना, तो उसको बढ़ावा देने के लिए नक्शा योजना चालू की गई। नाम क्या है, नेशनल जियोस्पेटियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशंस, ठीक है। उपकरण क्या है, नॉन जीएनएसएस रोवर प्लस जीआईएस तकनीकी, मतलब अंतरिक्ष में जो रोवर लगे ना उनकी वो है, और जीआईएस तकनीकी पर आधारित है, ठीक है। आगे जी 18 जिले, देखो यहाँ पे थोड़ा फैक्ट गलत है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 9 जिले शामिल हैं, 9 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट से रूप से लागू है। 9 जिलों की जो नगरीय निकाय है ना, उनमें ये लागू की गई है, ठीक है, पायलट प्रोजेक्ट रूप से। पूर्ण हो चुका है 26 शहर का, 3 वार्ड और 152 घरों का। लाभ, नगरों को आर रिकॉर्ड ऑफ राइट्स प्रदान करना, ठीक है। उद्देश्य, शहरी भूमि अभिलेखों में पारदर्शिता लाना, कि भाई शहर में सरकारी क्या है, जो अतिक्रमण होता है ना, वो ये समस्या यहाँ से सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे मान लो किसी को अतिक्रमण हो रहा है, उसको पता नहीं है, तो वो क्या करेगा, नक्शा योजना पे जाएगा, बता दिया जाएगा कि भाई यहाँ से यहाँ की गवर्नमेंट है और ये आपकी है, आप यहाँ से यहाँ तक अपना काम कर लीजिए, ठीक है। आगे आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ, शिकायत निवारण, देखो सीएम हेल्पलाइन 181 जी लागू कब हुई थी, 2014 से। कब, 2014 से ये चालू है, ठीक है, जुलाई 2014 से चालू है। और प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट 2023 51,722 सेवाएं इसमें पर शिकायत अपन कर सकते हैं, ठीक है। समाधान एक दिवस इसके तहत 2018 से लागू है, ठीक है। और प्रदर्शन सुधार में क्या हुआ है, 9.72% का सुधार हुआ है पिछली साल की तुलना में इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जिनका डाटा है कल शिकायत कितनी थी, निराकृत कितनी हो चुकी हैं, इसमें एक चीज़ है, देखो एक बार मैंने शिकायत की थी, कुछ की थी शिकायत, तो इसमें एक कमी है सरकारी प्रशासन की कि बिना सॉल्व किए, बिना मेरी अनुमति के भी ये शिकायत बंद कर देते हैं। इस पर आप ध्यान रखना, आप अगर इस पर शिकायत कर रहे हो तो आप शिकायत 7 दिन में चेक करते रहना, 7 दिन नहीं तो 1 महीने में चेक करते रहना, अगर आपकी सॉल्व नहीं हुई है तो, क्योंकि ये बंद कर देते हैं, ये इसकी कमी है, तो ये कमी दूर की जानी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कानून व्यवस्था डायल 112, ठीक है। ये अपन ने पढ़ा था कि 100 आई थी ना, 100 कब आई थी, शायद 15 में आई थी, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे डायल 100 कब आई थी, थोड़ा पीछे जाते हैं। हाँ 2015, नवंबर 2015 में डायल 100 आई थी। हाँ डायल 100 2015 में आई थी।
नवंबर 2015 में आई थी। देखो जी, जब तक यहाँ से याद हो चुकी थी अधिकतर लोगों को कि 100 नंबर 100 नंबर 100 नंबर बुलाना है, अब इसको चेंज करके 112 कर दिया। पता नहीं क्या साइकोलॉजी थी 112 करने में। राज्य की एकल एजेंसी सार्वजनिक सुरक्षा सेवा यानी कि पुलिस के लिए की गई थी। बजट 2025-26 348.16 करोड़ रुपए थे। कवरेज जनसंख्या इतनी करीब प्रति 1000 जनसंख्या पर पुलिस उपलब्ध था। देखो, इस 112 गाड़ी है ना नंबर की, वो 1000 जनसंख्या के आसपास ज़्यादा अधिकतर क्षेत्र है ना, उसमें इसको कवरेज करेगी। ठीक है। नागरिक पोर्टल www.citizen.mppolice.gov.in मुख्य साइट ये है, मोबाइल ऐप पे भी उपलब्ध है और लॉन्च तिथि क्या है 16 मई 2025 है। ठीक है। बस यहाँ पे बंद हुई थी ना, उसके बाद ही हुई है। अगस्त के बाद हुई, दिसंबर में हुई है, मतलब ये यहाँ पे गलत फैक्ट हो गया था थोड़ा। अब देख लेना, ये इसको अपन काट देते हैं। कब हुई है ये? 10 दिसंबर 2025 को ये चालू हुई है। इसमें एक ही फैक्ट है कि डायल 112 हो गई 100 से। कब हुई थी? 100 नंबर 2015 को, क्योंकि बंद हुई, इंपोर्टेंट हो जाती है अपने लिए। और ये नवीन कब चालू हुई थी? नवीन चालू हुई है 10 दिसंबर 2025 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देश जेल संरचना है, इनको आप जैसे एमपी में 5 केंद्रीय जेल हैं, इनको याद रख लेना। जिला जेल 12, ठीक है, सुधार में आए हैं। ठीक है, विशेष जेल 2, इनमें सुधार हुआ है, इनको याद कर लेना। कुल 77 हैं। ठीक है, ये आप पढ़ लेना आगे, एक बार देख लूँ इसको नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सात सात की योजना, ठीक है, प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए ये योजना चालू की गई। ये क्या है अपन देखते हैं। तो एक फैक्ट और देख लेना, यहाँ पे एक फैक्ट और भूल गए थोड़ा। यहाँ पे नक्शा योजना अपन ने चालू की थी। ये कहाँ से स्टार्ट हुई थी? रायसेन से। ये बात ध्यान रखना, ये कहाँ से स्टार्ट हुई थी? रायसेन से। कहीं पूछ लेता है, जैसे पूछा था कि भावंतर योजना किस जिले से स्टार्ट हुई थी, तो वो भी ये है। और अपन पूछ लेते हैं नक्शा योजना किस जिले से स्टार्ट हुई, तो रायसेन से हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब साक्षी योजना, ठीक है, साक्षी योजना इसको पढ़ते हैं अपन। इसमें क्या है कि ये प्रतिस्पर्धी संघवाद है, उसको बढ़ावा देने के लिए योजना चालू की गई थी, जिससे कि बिजनेस को बढ़ावा मिले, उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा मिले, ठीक है, और निवेश को बढ़ावा मिले। ठीक है, और पूंजी निवेश बढ़े और उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा मिले, क्योंकि 2025 में ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। 2025 क्या था? 2025 औद्योगिक वर्ष था, उद्योग वर्ष था, अपना एमपी का उद्योग वर्ष था। क्या था? एमपी का उद्योग वर्ष था ये। तो ये योजना अब की साल के लिए ही इम्पोर्टेंट है। इसका पूरा नाम क्या है? स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, साक्षी। क्या है आप देख लेना, लेकिन फुल फॉर्म ही है इसका। ठीक है, जारीकर्ता कौन है? केंद्र सरकार की योजना है। ठीक है, उद्देश्य क्या है? पूंजी निवेश प्रोत्साहन और सुशासन मान्यता, इससे लाभ मिलेगा। ठीक है, उद्देश्य क्या है कि पूंजीगत निवेश, पूंजीगत निवेश प्लस औद्योगिक प्रोत्साहन को बढ़ावा देना। ठीक है, औद्योगिक या आर्थिक प्रोत्साहन, आर्थिक प्रोत्साहन को बढ़ावा देना। ठीक है, या बढ़ावा देना। आगे, सुशासन प्रदर्शन के आधार पर केंद्र से प्रोत्साहन राशि मिलती है कि क्या है क्या नहीं है। और इसमें एमपी का स्थान क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, एमपी का स्थान क्या है? सेकंड। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इम्पोर्टेंट क्यों है कि पहली उद्योग वर्ष था, उद्योग वर्ष में इम्पोर्टेंट है। दूसरा कि पूंजीगत निवेश बढ़ाना है और आर्थिक प्रोत्साहन को बढ़ावा देना है, आर्थिक स्थिति सुधारना है एमपी की। तो वो सुधारने में किस नंबर पर था? सेकंड नंबर पे। जो राशि दी जाती है ना एमपी को, जो एमपी को राशि दी जाएगी सुधार के
केंद्र सरकार द्वारा, उसमें एमपी कितने नंबर पे? सेकंड नंबर पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप याद कर लेना अच्छे से, सेकंड नंबर पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये डाटा कुछ नहीं करना, बस इतना याद करना है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, सुशासन से संबंधित प्रमुख संस्थान, इसमें अपन को याद करने हैं क्या क्या। सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान स्थापना 2007 और भोपाल, ये इंपोर्टेंट है जी। मैंने आगे पीछे बोला था ना कि एमपी का सुशासन अपने माननीय शिवराज सिंह महामा जी ने चालू किया था कि भाई मेरे सुशासन का मूल्यांकन मैं ही करूँगा, रैंकिंग मैं ही करूँगा, और वो जिले के हिसाब से था, जिलेवार। तो वो निर्माण कौन करती है? 2007 वाली संस्था सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान, इसका नाम क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान। पहला सुशासन नीति विश्लेषण संस्थान ने सूचकांक लागू किया था सुशासन, वो कब किया था? 4 अप्रैल 2022 को, 4 अप्रैल 2022 को किया था। और ये PYQ है अपना, कौन सा है? PYQ है, PYQ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। SRD राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, इसको आप देखना। ठीक है, स्टेट, हाँ देख लेना फुल फॉर्म इसका, राज्य ग्रामीण विकास संस्थान जबलपुर में है। ठीक है, क्या है? जबलपुर में है। ठीक है, EFC को, इफ्को पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन 1981 में इफ्को की स्थापना हुई थी। ठीक है, 5 जून ये संस्थान है। और RCPV नलन्ना प्रशासनिक अकेडमी भोपाल 1966। भाई जो अपन पढ़ रहे हैं ना, और जो आगे ही पढ़ेंगे, ठीक है ना, वो इसी के लिए पढ़ रहे हैं कि भाई हमको अधिकारी बनना है, और हमको कहाँ जाना है? कहाँ जाना है हमको? यहाँ पे जाना है, नलन्ना प्रशासनिक अकेडमी। अरे भाई बहुत अच्छी है, जो अपने हमारे सीनियर हैं, हमारे दोस्त कुछ सिलेक्ट हुए, वो पहुँचते हैं, जैसे आप दिनेश सर ही हैं, तो वो सिलेक्टेड हैं, तो बोलते हैं कि बहुत अच्छी जगह है, अच्छा भी लगता है। जो सपनों की जगह होती है वो वास्तव में अच्छी लगती है। तो अपन सबकी सपनों की जगह कौन सी है? नलन्ना RCPP, इसको तो भूलना भी नहीं चाहिए। ये कब है? 1966 में स्थापित हुई थी। और कहाँ पे? भोपाल में। कहाँ पे? भोपाल में 1966 में स्थापित हुई थी। ठीक है, आगे देखो कुछ संस्थाएं यहाँ पे रिपीट हो गई। CM हेल्पलाइन, जिनका MP डिस्ट्रिक्ट पोर्टल, लोक सेवा गारंटी, वेब GIS। ठीक है, नक्शा डायल 100 अपन पढ़ चुके हैं। FCS समाधान, एक दिन समाधान था, जनशक्ति निवारण पोर्टल के द्वारा की गई है, इनको इम्पोर्टेंट कर लेना, पढ़ लेना। E-ऑफिस पढ़ चुके हैं, इसमें अपन ने क्या किया है? श्रम मंत्रालय को ध्यान में रखकर अपन ने ये काम किया है। ठीक है, श्रम मंत्रालय को ध्यान में रखकर। अब इसमें कुछ चीज़ें छूटी हैं, वो अपन देखते हैं कि इसमें अन्य क्या है, वो भी अपन देख लेते हैं। देखिए पहली चीज़, पहले अपन यहाँ पे संस्थाओं में देखते हैं। संस्थाओं में एक दो संस्थाएं और हैं, वो क्या हैं? गवर्नेंस सोसाइटी, ये इसकी स्थापना कब हुई थी? 2010 को। ठीक है, ये मैं लिख के लाया हूँ। ठीक है, 2010 को हुई थी। ठीक है, और ये किसके अधीन रहती है? कलेक्टर के अधीन रहती है। कलेक्टर के अधीन रहती है समिति, सोसाइटी कलेक्टर के अधीन रहती है। इसका हेड कौन होता है? कलेक्टर होता है। ठीक है, और दूसरी संस्था कौन सी हो जाती है? एक जो है मध्य प्रदेश ग्रामीण संस्थान, ठीक है, वो इसी में आता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ चीज़ें अपन छूट गई थी, वो अपन देख लेते हैं कौन कौन सी छूटी थी। जस्ट सेकंड, हाँ देखो इसमें क्या छूटा था। एक स्वामित्व योजना थी, स्वामित्व योजना, जो आर्थिक सर्वेक्षण है ना अपना, सुशासन वाला आर्थिक सर्वेक्षण, उसमें इसका विवरण दिया है, तो अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। स्वामित्व योजना में क्या है कि जो लोग है ना स्वामित्व योजना में, ये कब चालू हुई थी? 2020 को, अप्रैल 2020 को चालू हुई थी। अप्रैल 2020 को ये सुशासन
में शामिल है अपने टॉपिक में। तो स्वामित्व योजना कब चालू हुई थी? अप्रैल 2020 को शामिल हुई थी। और इसमें क्या है कि जो जिसके पास भूमि नहीं है वो भूमि के पट्टे मट्टे इसमें दिए जा रहे थे, वो डिजिटल रूप से दिए जा रहे थे, और जो अपना डॉन है ना उसके हिसाब से इसका नक्शे में उपयोग किया गया था। ठीक है, तो उसमें कितना देना है। और एक है अपने लिए पास चाइल्ड हेल्पलाइन, ये इसमें भूल गए डालना, चाइल्ड हेल्पलाइन, इसका नंबर कितना है 1098। और चाइल्ड कितना माना गया है इसमें, बच्चे को 18 वर्ष से कम का बच्चा होगा ना वो इसमें इसकी समस्याएं और जो उसकी परेशानी है जैसे बाल शोषण हो उसके उस पर यहाँ शिकायत कर सकते हैं। और ये किसके अधीन है? महिला बाल विकास के अधीन है। इसके अधीन है? महिला बाल विकास के अधीन है। महिला बाल विकास मंत्रालय है ना, जिसकी हेड निर्मला भूरिया है। मंत्रालय, महिला बाल विकास मंत्रालय ना, उसके हेड निर्मला भूरिया है और ये इसका नोडल मंत्रालय है। ठीक है, आगे एक क्या है, फार्मर रजिस्ट्री, इसे यहाँ पे पढ़ते हैं, फार्मर रजिस्ट्री। फार्मर रजिस्ट्री, इसमें क्या किया जा रहा है सरकार के द्वारा, डिजिटल रूप से एक फार्मर आईडी बनाई जा रही है। ठीक है, कौन सी? फार्मर आईडी बनाई जा रही है, जिसमें क्या हुआ कि किस किसान के पास कितनी भूमि है, कितनी भूमि है और भूमि प्रकार, भूमि का प्रकार क्या होगा इसमें, क्या भूमि प्रकार। तो इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, फार्मर रजिस्ट्री जो फार्मर आईडी जो हमारे अपने हम सबके गांव में बन रही है, ठीक है ना, उसमें है, उसमें क्या है कि भूमि कैसी है, सिंचित है, बंजर है, उपजाऊ है, उसके लिए ये है। और ठीक है, कितनी भूमि है इसका विवरण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, सुशासन महत्वपूर्ण कारण PYQ के लिए इंपॉर्टेंट है कि GIS जारी करता ये है, अपन ने यहाँ पे देख लिया। फर्ज 2021 में कितना है, ग्रुप बी में प्रथम है। ठीक है, लोक सेवा गारंटी लागू करने वाला देश का पहला राज्य है, जो PYQ है अपना। ठीक है, पहली गाय, इसको याद करना है। आकांक्षी विकासन कार्यक्रम करने वाला देश का पहला राज्य क्या, क्रियान्वयन में, क्रियान्वयन, क्रियान्वयन, क्रियान्वयन में क्या है, एक प्रथम स्थान पे, क्या फर्स्ट स्थान पर है। ठीक है, आगे शासन रिपोर्ट का विमोचन हुआ था 4 अप्रैल 2022 को, इंडिया हैबिट सेंटर नई दिल्ली से हुआ था। और इसका निर्माण व्यक्ति कौन है, जिसकी स्थापना 2007 में हुई थी, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन नीति निर्माण संस्था। ठीक है, वो जो भोपाल में है, वो जो पूछ ली गई है। ठीक है, समाधान एक दिवस 2018 से चालू हुआ है, समाधान एक दिवस, समाधान एक दिवस, समाधान एक दिवस, कौन सा समाधान एक दिवस किसके तहत 2018 में चालू हुआ है, 181 हेल्पलाइन नंबर के अंतर्गत। ठीक है, आगे देखो, इस सुशासन है, सुशासन अपन ने पढ़ लिया है। इसमें से मैंने यही बताए हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन कौन से नहीं पूछे गए हैं। तो ये अंतिम टॉपिक था अपनी उस यूनिट का, ये कंप्लीट कर लिया अपन ने। आई होप आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। इसमें डाटा ऐड किया गया है बाद में, तो आप ध्यान से देखना है, इसको समझना है। और जो आपको लगे कि ये पूछना है या ये और होना चाहिए था, तो उसके लिए आप कमेंट करें। ठीक है, लालटेन स्टडी की ओर से आपको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।